अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और घना कोहरा। कहते हैं इन रास्तों पर सिर्फ ट्रक ही नहीं चलते, बल्कि कुछ और भी चलता है जिसे आंखें देख लेती हैं लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप भी रहस्यों और खौफ की गहराइयों में उतरने का साहस रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह सफ़र कैसा लगा। और हाँ, अगर आप सचमुच हिम्मत रखते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वे भी इस अंधेरे सफ़र का हिस्सा बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी हकीकत को, जो जुड़ी है एक ट्रक ड्राइवर राजू यादव जी से। उनकी जुबानी सुनी गई यह कहानी आज भी उन सड़कों पर गूंजती है जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया साया। मैं राजू यादव उस रात दिल्ली से मेरठ के लिए माल लेकर निकला था। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे और आसमान में चांद कोहरे की मोटी चादर में कहीं गुम हो गया था। हाईवे सुनसान पड़ा था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ मेरा पुराना ट्रक अपने इंजन की भारी आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि लगता था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और मैं अकेला इस अंधेरे सफर पर निकल पड़ा हूं। कोहरे की मोटी परत हेडलाइट्स को भी निगल रही थी, जैसे रोशनी को आगे बढ़ने की इजाजत ही न हो। थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे ऑन नहीं किया था। स्क्रीन झपक रही थी और फिर उसमें से एक पुराना दर्द भरा गाना बजने लगा। वही पुराने जमाने का गाना जिसमें तन्हाई और विरह की कसक थी। उस वीराने में वह आवाज दिल को चीर देने वाली थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह अपने आप फिर से चालू हो गया। अब मुझे लगा शायद कोई वायरिंग का मसला है, लेकिन उस सन्नाटे में वह आवाज एक अजीब सा डर दिला रही थी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। धुंधली रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया, सफेद साड़ी में एक औरत सड़क किनारे खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा धुंधला था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मेरा दिल मानो गले में अटक गया। मैंने झटके से मिरर के बाहर देखा। सड़क पर कुछ भी नहीं था। एक पल को लगा शायद आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन मिरर में जो देखा वह झूठ नहीं हो सकता था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। अभी मैं उस ख्याल से उबर भी नहीं पाया था कि सामने धुंध में एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाता दिखा। उसने ऐसे इशारा किया जैसे मुझे रोकना चाहता हो। मैंने ब्रेक दबाए और ट्रक की स्पीड कम की, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वह बूढ़ा गायब हो गया। वहां सिर्फ खाली सड़क थी, कोहरे की मोटी चादर और सन्नाटा। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने आंखें मली, कांच से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं था। थोड़ी दूर जाकर पहला ढाबा मिला। मैंने ट्रक रोक दिया और चाय पीने अंदर चला गया। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। माहौल थोड़ा सामान्य लगा। मैंने अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश की और चाय का ऑर्डर दिया। वहीं बैठे एक ड्राइवर ने मेरी ओर देखा और हंसते हुए बोला, भाई, लगता है पहली बार इस हाईवे पर रात में निकले हो। यहाँ की कोहरा रानी से सामना हो गया क्या? उसका मजाक मुझे चुभा, लेकिन उसकी बात ने मेरी रीढ़ में ठंडा पसीना उतार दिया। मैंने गंभीर स्वर में पूछा, कोहरा रानी? उसने धीरे से कहा, हाँ भाई, इस हाईवे पर एक औरत का साया है। सफेद साड़ी में नजर आती है, ड्राइवरों को गुमराह करती है, फिर एक्सीडेंट करवा देती है। बहुतों की जान गई है। बाकी ड्राइवर भी सहम गए और धीमे धीमे उसी किस्से को आगे बढ़ाने लगे। कोई कहता उसने उसके रोने की आवाज सुनी थी, कोई कहता ट्रक में बैठा देखा था। सबकी बातें मेरे कानों में झर की तरह उतर रही थी। उसी वक्त ढाबे का मालिक मेरी ओर देखता हुआ बोला, राजू भाई, मेरी मानो, आज रात मत निकलना, यहीं आराम कर लो, आगे का रास्ता ठीक नहीं। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा हो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। माल सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी और ट्रक स्टार्ट कर दिया। ढाबे से निकलते ही सड़क और सुनसान हो गई। कोहरा और गाढ़ा हो गया था।
इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की रगड़ के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक मुझे ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे छत पर रेंग रही हो। मैंने दिल की धड़कन पर काबू पाते हुए खिड़की से सिर बाहर निकाला। ऊपर सिर्फ कोहरा था, पर आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक रोककर बाहर उतर आया। चारों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं, दूर तक वीरानी। मैंने छत की ओर देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन हवा ठंडी थी और शरीर कांप रहा था। उस वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। मैं वापस ट्रक में चढ़ा और इंजन चालू किया। तभी अचानक मेरी नजर विंडशील्ड पर पड़ी। उस पर खून के छींटे फैले हुए थे। दिल की धड़कन थम गई। खून की बूंदें धीरे धीरे बह रही थीं और उन्हीं छींटों के बीच मुझे एक चेहरा झलकता नजर आया। आंखें लाल, होंठ मुस्कुराते हुए और चेहरा विकृत। मेरे हाथ कांप गए, स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली हो गई। मैंने आंखें झपकाईं। चेहरा गायब हो चुका था, लेकिन खून की बूंदें अब भी कांच पर टपक रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या मेरे दिमाग का खेल। उस पल मेरी सांसें रुक सी गईं और मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी डरावनी ताकत के जाल में फंस चुका हूं। उस रात के डरावने हादसों के बाद भी सफर जारी रख रहा था। दिल अभी भी धड़कनों की तेजी से कांप रहा था, लेकिन पेट में चाय की तलब लगी थी और आंखों में नींद भारी हो रही थी। मैंने सोचा अगले ढाबे पर रुककर थोड़ी राहत ले लूं। दूर कोहरे में धुंधली सी रोशनी दिखाई दी और जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, उस ढाबे का साइन बोर्ड दिखाई दिया। मैंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और अंदर चला गया। दरवाजे की कड़क आवाज के साथ ही भीतर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। हल्की पीली रोशनी, दीवारों पर पुराने कैलेंडर और फोटोज, जिनमें से कुछ तस्वीरों के चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, जैसे जानबूझकर किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। जैसे ही मैंने इधर उधर देखा, एक परिचित चेहरा नजर आया। वह मेरा पुराना साथी ड्राइवर सुल्तान था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। वह मुझे देखते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, राजू, तू भी यहां? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की हालत देख मेरा हौसला भी डगमगाने लगा। मैंने धीरे से कहा, हाँ भाई, सोचा चाय पी लें, तू इतना डर क्यों रहा है? वह मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, मैंने भी उस औरत को देखा है, वही सफेद साड़ी वाली। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने सोचा यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था? मैंने उससे विस्तार से पूछा, कहाँ देखा तूने? उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह कांपती आवाज में बोला, ट्रक चलाते समय खिड़की के बाहर, जैसे साथ साथ दौड़ रही हो। और फिर हंसी की आवाज, इतनी ठंडी, इतनी भयानक कि दिल सुन्न हो गया। उसके शब्द सुनकर मेरा सीना भारी हो गया। ढाबे का चाय वाला हमारी बातचीत सुन रहा था। वह धीरे से पास आया और धीमी आवाज में बोला, भाइयों, यहां बहुत ड्राइवर गायब हो चुके हैं। कोई नहीं जानता वे कहां गए। बस उनका ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिलता है, लेकिन ड्राइवर का पता नहीं चलता। उसकी आंखों में सच्चाई का डर साफ दिख रहा था। मैंने घूर कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह बोला, मैंने यहाँ 15 साल बिताए हैं, ऐसे कई हादसे देखे हैं। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कहते हैं यह जगह शापित है। मैंने सुल्तान की तरफ देखा। वह गिलास को दोनों हाथों से कसकर पकड़े था और उसके होंठ सूख गए थे। उसने कांपते हुए कहा, राजू, मैं तो अब वापस जाना चाहता हूँ, ये रास्ता ठीक नहीं। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद भी डरा हुआ था। ढाबे के कोनों से जैसे कोई हमें ताक रहा हो। दीवार पर लगे फोटोज पर नजर गई। ज्यादातर ड्राइवरों के ग्रुप फोटोज थे, लेकिन उनमें से कई चेहरों पर धुंधलेपन की परत थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो या तस्वीरें खुद ब खुद सड़ गई हों। रात और गहरी हो रही थी। मैंने सुल्तान से कहा, चल अब निकलते हैं, माल सुबह तक पहुंचना है। वह अनिच्छा से तैयार हुआ। ढाबे से बाहर निकले तो हवा और ठंडी लगने लगी। हम दोनों अपने अपने ट्रकों में बैठ गए। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा सुल्तान का ट्रक पीछे ही चल रहा है। कोहरे में उसकी हेडलाइट्स कभी दिखती, कभी गायब हो जाती, लेकिन फिर अचानक उसके ट्रक की रोशनी गायब हो गई।
मैंने ब्रेक मारी और सड़क किनारे रुका। थोड़ी दूरी पर उसका ट्रक खड़ा था, लेकिन इंजन बंद था और हेडलाइट्स बुझ चुकी थी। मैं घबराकर उसके पास दौड़ा। उसके ट्रक का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, सुल्तान। कोई जवाब नहीं। अंदर झांका तो सिगरेट जल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने कश लगाया हो। लेकिन सुल्तान गायब था। सीट पर ताजा खून के छींटे थे, दरवाजे पर भी लाल धब्बे। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान, न कोई इंसान, न कोई गाड़ी, सिर्फ कोहरा और ठंडी हवा। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आई। उसमें से इंस्पेक्टर अजय राणा उतरे। चौड़ी छाती, तीखी आंखें और चेहरे पर कठोरता। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, डरो मत, यह पहली बार नहीं हुआ। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मतलब? वह बोले, पिछले 10 सालों में 20 से ज्यादा ड्राइवर इसी तरह गायब हो चुके हैं। ट्रक मिलता है, खून मिलता है, लेकिन ड्राइवर का नामो निशान तक नहीं। केस बंद हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। उनकी आवाज में डर से ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, राजू, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, अगर जान प्यारी है तो इस रास्ते से आगे मत जाना। माल डिलीवरी इंतजार कर सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं समझता था वह सही कह रहा है, लेकिन मेरा मालिक बहुत सख्त था। डिलीवरी समय पर करनी थी, वरना नौकरी खतरे में पड़ जाती। मैंने इंस्पेक्टर से नजरें चुराते हुए कहा, साहब, मैं ये रास्ता छोड़ नहीं सकता। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगा। कोहरा और घना हो गया था। सड़क सुनसान थी और दिमाग में सिर्फ सुल्तान की यादें घूम रही थीं। तभी अचानक खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई, जैसे किसी ने नाखूनों से कांच को रगड़ा हो। मैंने कांपते हाथों से कांच की ओर देखा। वहां 3 गहरे खरोंच के निशान थे, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी बनाए हों। मेरी रूह कांप उठी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेज चलने लगा, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में कुछ हिलता हुआ नजर आया। मेरी नजर मिरर पर जमी रह गई। उसमें सुल्तान का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें लाल और होंठों से ठंडी मुस्कान झलक रही थी। उसने धीरे से होंठ हिलाए और मेरे कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी, भागो। उस एक शब्द ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। मैंने तुरंत मिरर से नजर हटा ली और ट्रक को पूरी स्पीड पर डाल दिया। लेकिन मेरे दिल को यह एहसास कचोट रहा था कि यह सफर अब सिर्फ हाईवे का नहीं, बल्कि मौत और रहस्य की सुरंग का है, जिसमें मैं फंस चुका हूं। उस रात की दहशत से अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि इंस्पेक्टर राणा ने मुझसे कहा, राजू, तुझे सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ चल। उसकी आवाज में ऐसा वजन था कि मैं मना नहीं कर पाया। हम दोनों ट्रक छोड़कर जीप में बैठे और कोहरे से घिरे उस सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। जीप की हेडलाइट्स धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रोशनी भी मानो दब सी जाती थी। लगभग आधे घंटे बाद हम एक जर्जर ढाबे के सामने रुके। ये वही पुराना ढाबा था जिसका जिक्र इंस्पेक्टर ने किया था। बाहर टूटी फूटी चारपाइयां बिखरी थीं और भीतर से मिट्टी, धुएं और कुछ अजीब सी सड़ांत की गंध आ रही थी। अंदर घुसते ही मेरी नजर उस बूढ़े ढाबे के मालिक पर पड़ी। उसका नाम राणा ने बताया, कालिया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल थीं जैसे हमेशा नशे में हो, और होंठों पर एक अजीब मुस्कान अटकी हुई थी। वह हमें ऐसे घूर रहा था जैसे हमारी रूह तक पढ़ लेना चाहता हो। मैंने डरते डरते चाय ऑर्डर की, और जब वह कप रखने झुका तो मैंने साफ देखा, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियों के नाखून काले और टेढ़े थे, जैसे किसी लाश से मिट्टी कुरेदी हो। ढाबे की दीवारों पर नजर गई तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, धूल और धुएं से धुंधली। एक तस्वीर ने मुझे रोक लिया। उसमें कई लोग खड़े थे, लेकिन पीछे धुंधली परछाई में साफ साफ सफेद साड़ी वाली औरत नजर आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों जैसी 2 काली खाई उस धुंधलेपन में भी साफ चमक रही थी। मैंने घबराकर इंस्पेक्टर से पूछा, आप देख रहे हैं ये? राणा ने गंभीर होकर सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, यही है वो, कोहरा रानी। ढाबे के कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी।
मैंने गौर किया कि वहां एक दरवाजा था, बंद और जंग लगा। उस दरवाजे से मिट्टी और सड़ांत की मिलीजुली गंध रिस रही थी। मैंने उंगलियों से इशारा किया तो इंस्पेक्टर बोला, यहीं 20 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। कहते हैं उसका शव कभी नहीं मिला। लोग मानते हैं उसकी आत्मा आज भी यहीं बंधी है। उसके शब्द सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। रात और गहरी होती गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हम यहीं रुकेंगे। उसने ढाबे के बाहर एक पुराना कमरा दिलवाया और हम दोनों वहां चले गए। कमरे में टूटी खाट, एक फटी चादर और पीली टिमटिमाती लालटेन थी। मैं लेट तो गया, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। पसीने से भीगा बदन और दिल की धड़कनें कानों तक गूंज रही थीं। अचानक लगा जैसे बिस्तर के नीचे कोई भारी चीज सरक रही हो। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन वहीं पर ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद में अजीब सपने आने लगे। कभी मुझे सुल्तान की ठंडी हंसी सुनाई देती, कभी सफेद साड़ी का साया मेरे ऊपर झुकता दिखता। सपनों और हकीकत की रेखा धुंधली हो गई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। इंस्पेक्टर पास ही सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी, जैसे वह भी किसी डरावने ख्वाब में फंसा हो। सुबह होते ही राणा स्थानीय लोगों से पूछताछ करने निकला। मैं भी पीछे पीछे गया। गांव के कुछ बूढ़े आदमी मिले। उनकी आंखों में डर और होंठों पर एक ही नाम था, कोहरा रानी। सब यही कहते कि वह औरत अब भी जीवित और मृत के बीच फंसी है और हर रात नए शिकार की तलाश में निकलती है। एक बूढ़ी औरत ने तो कहा, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी जब तक पूरा खून का कर्ज पूरा ना हो जाए। मैं असहज होकर ढाबे के पीछे चला गया। वहां झाड़ियों और घने पेड़ों के बीच अंधेरा और सन्नाटा था। कोहरे के बीच पेड़ों पर लाल धब्बे दिखे, जैसे खून के छींटे हों। मैंने हाथ लगाकर देखा तो गंध बिल्कुल वैसी थी जैसी ताजे खून की होती है। वहीं पर टूटी फूटी ट्रक की लाइट्स पड़ी थी, जंग खाई और मिट्टी में ढंसी हुई। मुझे महसूस हुआ जैसे यह किसी पुराने हादसे की गवाही दे रही हो। मैंने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। तभी एक पेड़ की शाखा से कुछ लटकता नजर आया। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी आत्मा जम सी गई। वह सुल्तान का शव था, उल्टा लटका हुआ, चेहरा खून से सना, आंखें खुली और सीधे मेरी ओर घूरती हुई। मेरी चीख गले में अटक गई। मैं डगमगाकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक पलक झपकते ही वह गायब हो गया। वहां सिर्फ खाली शाखा हवा में झूल रही थी। मैं कांपता हुआ वहीं खड़ा रह गया। दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह सपना था, लेकिन आंखों ने जो देखा था वह अब मेरे खून में दर्ज हो चुका था। मुझे लगा इस हाईवे पर अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि अगले शिकार की लिस्ट में शामिल हो चुका हूं। अब समझ चुका था कि यह सफर सिर्फ माल ढुलाई का नहीं, बल्कि मेरी मानसिकता और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही दिमाग का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। कभी जागते हुए भी मुझे कोहरे में धुंधले चेहरे दिखाई देते, कभी कानों में किसी की धीमी हंसी गूंजती। लगता था जैसे मैं अकेला नहीं हूं, हर वक्त कोई मेरे आसपास मंडरा रहा है। नींद और जागते हालात में फर्क मिटता जा रहा था। इंस्पेक्टर राणा मुझे बार बार समझाता कि यह दिमाग का खेल है, लेकिन मेरे लिए अब हर छाया, हर आवाज असली लगने लगी थी। राणा ने अपनी तरफ से जांच को और गहरा करना शुरू किया। उसने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, गुम हुए ड्राइवरों की फाइलें मेरे सामने फैलाईं। हर केस की आखिरी लोकेशन लगभग एक जैसी थी, वही पुराना ढाबा और उसके पीछे का जंगल। 20 सालों से यह जगह खून सोखती आई थी और हर ड्राइवर की आखिरी मंजिल यहीं ठहर जाती थी। फाइलों के पन्नों में लाल स्याही से बने नक्शे, ड्राइवरों की पुरानी तस्वीरें और उनके ट्रक की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स थीं। हर पन्ने पर मौत और रहस्य की छाया थी। मेरा हाल ये था कि रात में जब ट्रक लेकर निकलता तो आईने में बार बार वही चेहरा दिखता, सफेद साड़ी वाली औरत। कभी वह सड़क किनारे खड़ी मिलती, कभी हेडलाइट्स की रोशनी में सीधे ट्रक के सामने आ जाती। कई बार मैंने साफ देखा कि वह पेड़ों से उल्टा लटक रही है और मेरी ओर देख रही है। एक रात तो हद ही हो गई। ट्रक का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि वही औरत की खौफनाक आवाज आई, राजू तू अगला है। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी।
जैसे वह मेरे भीतर से निकल रही हो। राणा ने धीरे धीरे मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश की। उसने कहा, राजू, यह सिर्फ भूत प्रेत का मामला नहीं, इसमें इंसान का हाथ भी है। उसके मुताबिक एक गिरोह ड्राइवरों को मारकर उनके ट्रक और माल हड़प लेता था। वह भूत की अफवाह फैलाता ताकि कोई जांच न करे और सब डर कर चुप रहे। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि शायद ये सब इंसानी खेल हो, लेकिन मेरे सवाल वहीं अटके थे। अगर यह सब इंसानों का किया हुआ है तो फिर वो छायाएं, वो आवाजें और सुल्तान का गायब होना कैसे समझाया जाएगा? हम कई बार सबूत इकट्ठा करने गए, लेकिन हर बार कोई न कोई अलौकिक घटना जांच को बिगाड़ देती। कभी पुलिस फाइलों में पन्ने अपने आप पलट जाते, कभी रात के अंधेरे में किसी की परछाई गुजर जाती। राणा खुद मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे की चिंता और आंखों की थकान बता रही थी कि वह भी भीतर से टूट रहा है। एक रात मैं अकेला ट्रक चला रहा था। सड़क सुनसान थी और कोहरे की मोटी चादर ने आगे का रास्ता ढक रखा था। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत लेटी हुई थी। मैंने घबराकर जोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीख के साथ ट्रक रुक गया। मैं तुरंत बाहर कूदा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और ठंडी हवा। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं जैसे तैसे वापस ट्रक में चढ़ा। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां खून से लिखे शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, तू नहीं बचेगा। मेरी सांसें रुक गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। मैंने कांपते हाथों से उस खून को पोंछने की कोशिश की, लेकिन शब्द वहीं थे और जितना पोंछता उतना और गाढ़ा होता जा रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ, यह मामला सिर्फ इंसानों या गिरोह का नहीं, बल्कि कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है, और अब वह सीधे सीधे मुझे चुन चुका है। उस रात इंस्पेक्टर राणा के साथ ढाबे की गहराई में जाने की हिम्मत कर बैठा। बाहर से यह ढाबा उतना ही सामान्य दिखता था, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, टूटी मेजें और कोनों में मकड़ी के जाले, लेकिन भीतर की हवा अलग ही किस्म की थी। ऐसा लगता था जैसे हर ईंट पर मौत का बोझ टंगा हो। जब हम ढाबे के पीछे गए तो फर्श का एक हिस्सा अजीब तरह से खोखला लगा। राणा ने टॉर्च की रोशनी उस जगह डाली, फिर किसी भारी चीज से धक्का मारा। अचानक जमीन की लकड़ी का फर्श हिला और नीचे जाने का एक छिपा हुआ दरवाजा सामने आ गया। मेरी सांस अटक गई। क्या यह वही जगह थी जहां से सारी गुमशुदगियों का राज खुलने वाला था? हम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। अंधेरे में सीलन की बदबू और लोहे की जंग लगी गंध मिलकर पूरे माहौल को दमघोंटू बना रहे थे। दीवारों पर नमी थी और पानी टपकने की धीमी आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, टॉर्च की रोशनी में कुछ चीजें चमकी। पुराने ट्रकों के पार्ट्स, फेंके हुए टायर, जंग लगे नंबर प्लेट और सबसे भयानक, कुछ जगह पर खून के धब्बे। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई जब मैंने एक कोने में ड्राइवरों के फटे हुए कपड़े और हड्डियां देखी। वह दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसा आया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब साफ था, यह ढाबा सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि मौत का अड्डा था। मैंने कांपते हाथों से दीवार छुई, तभी लगा जैसे उस पर कोई परछाई हिल रही हो। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही साफ दिखा, सफेद साड़ी वाली औरत का धुंधला साया। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने चीखकर राणा को दिखाना चाहा, लेकिन वह बोला कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरा भ्रम था या हकीकत। उसी दौरान तहखाने के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी पर इतनी दर्दनाक कि कानों में चीरती चली गई। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली अंधेरा और दीवारों पर लटकती हुई छायाएं। तहखाने के सबसे कोने में राणा को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने सीलन से गीले थे और स्याही धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ लाइनें साफ पढ़ी जा सकती थीं। उसमें लिखा था, उसका खून यहां बहा था। मैं सुन्न रह गया। राणा ने पन्ने पलटे और पूरी सच्चाई सामने आई। 20 साल पहले इस ढाबे के मालिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक औरत की बेरहमी से हत्या की थी। उसका शव कभी नहीं मिला और उसी खून से इस जगह की जमीन हमेशा के लिए अशुभ हो गई। तभी से उसकी आत्मा यहीं कैद है। अब मुझे समझ आया कि कोहरे में दिखने वाली वह औरत, उसकी हंसी, उसकी चीखें, सब उसी आत्मा की छाया थी।
इतना पढ़ना ही था कि अचानक मेरी गर्दन पर किसी ठंडी चीज की पकड़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सांस रोक रहा हो। मैं बेतहाशा चीखने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ नहीं दिख रहा था। उसने मुझे पकड़कर झकझोरा और तभी पकड़ ढीली हो गई। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, जैसे मौत मेरे बिल्कुल पास खड़ी हो। उसी समय तहखाने की बत्तियां बुझ गईं। पूरा अंधेरा छा गया। चारों तरफ सिर्फ वही औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। हंसी इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। राणा ने जैसे तैसे टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी सीधी दीवार पर पड़ी। मैं और वह दोनों एक साथ ठिठक गए। दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजू अगला है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी रगों में खून जम गया। उस पल मुझे यकीन हो गया कि अब मौत ने मेरा नाम चुन लिया है। उस रात तहखाने की दहशत से निकलकर भी चैन से सांस नहीं ले पा रहा था। इंस्पेक्टर राणा मेरे साथ ट्रक की कैबिन में बैठा था और हम हाईवे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, उतना ही लग रहा था कि अंधेरा हमें निगल रहा है। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट से भी सड़क का सिर्फ कुछ फीट हिस्सा ही नजर आ रहा था। दिल में डर पहले से ही घर कर चुका था, लेकिन उस डर की गहराई तब और बढ़ी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। पीछे शीशे में 2 चमकती हेडलाइट्स दिखाई दी, जो धीरे धीरे और करीब आती जा रही थीं। मैंने राणा को दिखाया तो उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है राजू। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा शीशे में देखा, हेडलाइट्स अचानक गायब हो गईं। मैं हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड बाद फिर वही रोशनी नजर आई, इस बार और करीब। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई आदमी नहीं, बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। मैंने कांपते हुए इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है। अचानक वह गाड़ी जोर से हमारी ट्रक के पीछे आकर टकराई। झटका इतना तेज था कि ट्रक हिल गया। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही कोहरे में पीछे देखा, वह गाड़ी गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग अब साथ नहीं देगा। मैं पागल हो रहा हूं या सचमुच कोई अलौकिक ताकत हमारा पीछा कर रही है, यह समझना मुश्किल था। इंस्पेक्टर ने मेरे कांपते हाथों को देखा और धीरे से अपनी फाइलें खोलीं। उसने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखे। पन्नों पर गुमशुदा ड्राइवरों के नाम, उनकी तारीखें और आखिरी लोकेशन दर्ज थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि इनमें से कई रिपोर्ट आधिकारिक रिकॉर्ड में थी ही नहीं। मतलब इन्हें जानबूझकर दबा दिया गया था। राणा के चेहरे पर तनाव साफ था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजू, मुझे शक है कि पुलिस विभाग के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं। यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, इसके पीछे इंसानों की भी गहरी साजिश है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि अजीब आवाजें आने लगी। पहले वह औरत की धीमी हंसी थी, फिर अचानक सुल्तान की खौफनाक चीख गूंज उठी। मैं सिहर कर सीट से उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ब खुद और तेज बजने लगा। हमारे ट्रक की रफ्तार धीमी होने लगी, क्योंकि सड़क पर अचानक सैकड़ों काले कौवे उतर आए। उनके पंखों की सरसराहट और कांव कांव से पूरा माहौल और डरावना हो गया। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। हेडलाइट की रोशनी में देखा तो दर्जनों कौवे हमारे सामने फैले हुए थे, जैसे कोई दीवार खड़ी हो। इंस्पेक्टर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे टस से मस नहीं हो रहे थे। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। उसी पल मेरी रगों में खून जम गया। हर एक कौवे की लाल चमकती आंखों में वही औरत का चेहरा झलक रहा था। सैकड़ों कौवे और सैकड़ों वही चेहरे, हंसते हुए, घूरते हुए, मुझे मौत की ओर खींचते हुए। मेरे होंठ सूख गए, गला बंद हो गया। मैं समझ गया कि अब मैं किसी ऐसी खाई में उतर चुका हूं जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उस रात को कभी भूल नहीं सकता जब इंस्पेक्टर राणा ने मुझे पहली बार उस पुरानी दास्तान का सच बताया। हम दोनों एक सुनसान ढाबे के कमरे में बैठे थे। बाहर कोहरा और हवा की सनसनाहट थी।
और अंदर टेबल पर फैली फाइलें जिनमें गुमशुदा ड्राइवरों के नाम और उनकी आखिरी लोकेशन लिखी थी। राणा ने लंबी सांस भरकर कहा, राजू, ये सब कुछ आज का नहीं है। 20 साल पहले भी इस हाईवे ने एक खून देखा था, इतना भयानक खून कि उसकी छाया अब भी जिंदा है। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा खून? राणा की आंखें संजीदा हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, कालिया की पत्नी। उसे जिंदा दफना दिया गया था। उस पल मुझे लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। सावित्री का नाम सुनते ही मेरे कानों में जैसे फुसफुसाहट गूंजने लगी। राणा ने आगे बताया कि ढाबे का मालिक कालिया कभी इस इलाके का सबसे चालाक आदमी था। सावित्री उसकी पत्नी थी, मासूम औरत, लेकिन वह कालिया के काले धंधों के खिलाफ थी। ढाबा असल में अपराधियों का अड्डा था। तस्करी, लूट और खून का खेल वहीं से चलता था। कई ड्राइवरों को मारकर उनका माल लूटा गया और उनकी लाशें गायब कर दी गईं। सावित्री ने जब यह राज खोलने की कोशिश की तो कालिया और उसके साथियों ने उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका चुना, मौत। मौत भी कैसी? जिंदा दफनाया गया उसे, रात के अंधेरे में, ढाबे के पीछे, वहीं जंगल की मिट्टी में। राणा की आवाज कांप रही थी जब उसने यह कहा। मेरी सांस अटक गई थी। मेरे जहन में बार बार वही सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा उभर रहा था। क्या वह वही थी? क्या वो कोहरा रानी असल में सावित्री थी? हम दोनों अगले दिन ढाबे की छानबीन के लिए गए। दिन में भी ढाबे का माहौल डरावना था। टूटी दीवारें, अजीब बदबू और हर कोने में अंधेरा। छत पर चढ़े तो मेरी आंखें ठहर गईं। वहां पुराने खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। वक्त ने उन्हें धुंधला तो कर दिया था, लेकिन लालिमा अब भी थी। वहीं पास में टूटी फूटी चूड़ियां पड़ी थीं, जिनमें से कुछ जैसे अभी भी खून से सनी हुई थीं। मैंने कांपते हुए उन्हें उठाया तो मेरी हथेलियां ठंडी हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी उंगलियों को जकड़ लिया हो। उस रात जब हम ढाबे से लौटे तो मुझे नींद आई ही नहीं। आंखें बंद होती तो सावित्री बार बार सपनों में आती। कभी वह रोती हुई दिखती, कभी उसकी आंखें लाल होकर जलने लगती, कभी वह मेरे सामने खड़ी होकर कहती, राजू, तू भी वही गलती करेगा जो बाकी ने की थी। मैं पसीने पसीने होकर उठ बैठता, लेकिन कमरे में सिर्फ सन्नाटा होता। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होने लगा। लगता था जैसे किसी ने मेरी आत्मा को खींचना शुरू कर दिया हो। हर सांस भारी हो रही थी। इंस्पेक्टर राणा भी यह सब महसूस कर रहा था। उसने मुझे कहा, राजू, यह मामला सिर्फ आत्मा का नहीं है। यहां इंसान भी उतने ही गुनहगार हैं जितना वह साया। उसने अपनी फाइलों में से कुछ सबूत निकाले। उन पर साफ लिखा था कि कालिया अकेला दोषी नहीं था। उसके साथ कुछ और बड़े नाम भी जुड़े थे। इस इलाके के ताकतवर लोग, शायद पुलिस और राजनीति तक। वही लोग इस ढाबे को एक अड्डा बनाए हुए थे और गुमशुदा ड्राइवर, वे सब इस खेल का शिकार थे। मेरे भीतर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उठ रहे थे, लेकिन उसी गुस्से के बीच एक नया डर मेरे सामने आया। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। आंख खोली तो अंधेरे में सिर्फ एक धुंधली आकृति थी और फिर वही ठंडी हवा, वही औरत की आवाज, तू बच नहीं पाएगा। मैं कांप उठा। अगली सुबह जब मैंने इंस्पेक्टर को यह बताया तो उसने मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर था। और वही डर उस वक्त हकीकत बन गया जब राणा ने अपनी नोटबुक खोली। नोटबुक के पहले पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, अगला मरने वाला वही है। यह लिखावट न इंसानी लग रही थी, न मशीन से बनी हुई। ये जैसे किसी ने अभी अभी ताजे खून से लिखा हो। हम दोनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था छाती फट जाएगी। उस वक्त मुझे समझ आया कि अब यह खेल मेरे और इंस्पेक्टर दोनों के लिए जानलेवा हो चुका है। हम न सिर्फ एक आत्मा की गिरफ्त में थे, बल्कि एक ऐसे सच के करीब पहुंच रहे थे जिसे लोग कभी सामने नहीं आने देना चाहते थे। और उस सच की कीमत शायद हमारी जान। इंस्पेक्टर राणा और मैं दोनों कालिया को ढाबे के अंदर पकड़कर बैठे थे। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। एक पीली बल्ब की रोशनी दीवारों पर लटक रही थी। कालिया का चेहरा पसीने से तरबतर था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने उसे जोर से कुर्सी पर धकेला और कहा, सच बता,
ये सब हत्याएं किसने की? कालिया पहले तो चुप रहा, लेकिन जब राणा ने उसकी कॉलर पकड़कर झकझोरा तो वह टूट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, सब असली था। ड्राइवरों को हमने ही मारा था, उनके माल को हमने ही लूटा। लेकिन उसने गहरी सांस ली। अब हम भी चैन से नहीं सो पाते। वह औरत, उसका साया हमें छोड़ता नहीं। मेरा खून जम गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन औरत? कालिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बड़बड़ाया, सावित्री, मेरी पत्नी। उसे हमने ढाबे के पीछे की जमीन में जिंदा गाड़ दिया था। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर भी एक पल को चुप हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, इतनी गंदी हरकत के बाद तुम्हें डरना ही चाहिए। हमारी बातचीत बीच में ही रुक गई जब अचानक ढाबे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा के झोंके के बिना भी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। बल्ब फुस होकर बुझ गया। हम दोनों हक्का बक्का रह गए। कालिया पसीने से भीग गया और जोर जोर से हांफने लगा। तभी कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम सब मेरे कातिल हो। वह आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें थम गईं। अचानक कालिया कुर्सी से चीखते हुए गिर पड़ा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि लगता था उसकी आत्मा खींची जा रही हो। मैंने हड़बड़ाकर देखा तो उसकी गर्दन पर लाल लाल उंगलियों के निशान खुद ब खुद उभर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। इंस्पेक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कालिया जमीन पर तड़पता रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे उलट गईं और उसकी सांसें बंद हो गईं। मैं जड़ होकर उसे देखता रह गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, राजू, अब मुझे यकीन हो गया है, यह मामला सिर्फ इंसानी अपराध का नहीं है, यहां कुछ अलौकिक भी जरूर है। उसकी आवाज में पहली बार डर साफ सुनाई दे रहा था। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा ढाबा मौत की चादर में लपेट लिया हो। मेरी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और हम धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आए। बाहर कोहरा और भी गाढ़ा हो चुका था, लेकिन कोहरे के बीच से एक और डरावनी चीज सामने आई। सड़क किनारे वही भूतिया गाड़ी खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स धुंध में अजीब सी चमक रही थीं। मैंने डरते हुए शीशे में झांका और दिल बैठ गया। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैंने घबराकर नजरें फेर लीं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और हमें ट्रक की तरफ खींचने लगा। जब हम ढाबे से बाहर निकलकर ट्रक के पास पहुंचे तो मेरी नजर बोनट पर पड़ी और मेरी आत्मा जैसे वहीं थम गई। बोनट पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजू, अब तेरी बारी। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। इंस्पेक्टर मुझे पकड़कर खड़ा रखे हुए था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खौफ था जो मेरी रूह तक को जकड़ चुका था। मुझे अब समझ आ गया था कि यह खेल अब मेरे नाम पर खत्म होना है, या फिर यहीं से असली खून की नई दास्तान शुरू होगी। उस रात को आखिरी सफर समझकर निकला था। इंस्पेक्टर राणा मेरे साथ था। ढाबे के पीछे वाली जमीन की ओर जाते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर झाड़ी, हर सन्नाटा हमें देख रहा हो। हमारे कदम भारी हो गए थे। इंस्पेक्टर बोला, राजू, अगर हमें सचमुच इस डरावनी खेल का अंत करना है तो सावित्री की असली कब्र ढूंढनी होगी। उसकी आवाज भले ही ठोस लग रही थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। हम दोनों ने टॉर्च जलाई और उस सुनसान जमीन की ओर बढ़ने लगे। गांव के कुछ बूढ़े लोग हमें रास्ते में मिले। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनमें से एक कांपते हुए बोला, बाबू, उस जमीन पर मत जाओ। रात को हमेशा औरत के रोने की आवाज आती है वहां से। कई लोग गए पर लौटकर ठीक से नहीं आए। मैंने उनकी आंखों में वही डर देखा जो मेरे दिल में बैठा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी बात काट दी। हमें जाना ही होगा। मैंने गहरी सांस ली और उसके साथ चल पड़ा। हम दोनों ने खुदाई शुरू की।
फावड़ा जैसे जैसे जमीन के अंदर जाता, मिट्टी से अजीब सी सीलन और सड़न की गंध आने लगती। अचानक फावड़े की टक्कर किसी सख्त चीज से हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाकर मिट्टी हटाई और सच सामने आने लगा। वहां हड्डियां दबाई गई थीं। हड्डियों के बीच टूटी हुई चूड़ियां और एक पायल चमक रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सबूत था कि यहां किसी औरत को जिंदा दफनाया गया था। जैसे ही हमने हड्डियां बाहर निकाली, अचानक पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। ट्रक की बैटरी फुस हो गई। हमारी टॉर्च बुझ गई। चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया जैसे किसी ने आसमान से चांद तारे तक छीन लिए हों। कोहरे की मोटी परत फैलने लगी। उस कोहरे में मुझे सैकड़ों परछाइयां नजर आईं। औरतों की परछाइयां, जिनकी आंखों में दर्द था, जिनकी चुप्पी में चीखें छिपी थीं। इंस्पेक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, राजू, ये सिर्फ सावित्री नहीं है, ये उन सब की आत्माएं हैं जो इस गिरोह के शिकार बने। ड्राइवर, मजदूर और बेगुनाह औरतें। यह जमीन एक कब्रिस्तान है। उसकी बात सुनते ही मेरा गला सूख गया। मैंने अपने पैरों के नीचे मिट्टी हिलती हुई महसूस की। अचानक जमीन से ठंडे सड़े हुए हाथ निकलकर मेरी टांग पकड़ लिए। मैं जोर से चीख पड़ा और गिर पड़ा। मिट्टी के नीचे से हाथ मुझे खींच रहे थे। उनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा अब मैं मिट्टी में समा जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने पूरी ताकत लगाकर मुझे खींचा। उसकी बाहें मिट्टी से लथपथ हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मुझे बाहर खींच लिया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी बांह पर गहरे नाखून के निशान बन गए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी चमड़ी को चीर दिया हो। खून बह रहा था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी हवा में सावित्री की आवाज गूंजने लगी। वह चीख रही थी, सच कभी नहीं दबेगा, सच कभी नहीं दबेगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कोहरा कांपने लगा, पेड़ झूमने लगे और मेरी आत्मा तक हिल गई। मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे अंदर घुस रही थी। मैंने कांपते हाथों से इंस्पेक्टर को देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। मैं सहम गया, क्योंकि मुझे लगा कि वह आंखें अब इंस्पेक्टर की नहीं रहीं। उनमें वही औरत का चेहरा झलक रहा था। उसकी आंखों में वही जलन, वही गुस्सा, वही खौफनाक चमक थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब इंस्पेक्टर अकेला नहीं रहा, उसके अंदर कोई और भी आ चुका है। उस अंधेरे, कोहरे और कब्र जैसी मिट्टी में खड़े होकर मुझे समझ आ गया था कि यह खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन अंतिम पड़ाव का मतलब मौत भी हो सकता है, और वह मौत शायद मेरी बारी की भी हो। उस रात आखिरी सफर पर था। इंस्पेक्टर राणा मेरे साथ ट्रक में बैठा था और हम मेरठ की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन हाईवे अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। आसमान घने बादलों से ढका था और कोहरे ने पूरी सड़क को निगल लिया था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। मैं जितना एक्सेलरेटर दबाता, रास्ता उतना ही लंबा और डरावना होता चला जाता। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक वह सफेद साड़ी वाली औरत आकर खड़ी हो गई। मैं ब्रेक दबाते दबाते चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर बगल में शांत बैठा रहा, मानो उसे कुछ दिखा ही ना हो। मैंने जब उसकी ओर देखा तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैंने डरते हुए पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आपने भी देखा? उसने मेरी ओर देखा और बोला, हाँ देखा, लेकिन वह तुझे ही देख रही है राजू। उसकी आवाज अचानक बदल गई, आधी इंसानी आधी औरत जैसी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ गया कि सावित्री की आत्मा अब इंस्पेक्टर पर सवार हो चुकी है। उसके हाव भाव बदल चुके थे। कभी वह इंस्पेक्टर की तरह बोलता, कभी औरत की तरह फुसफुसाता। अचानक उसने मेरी ओर झुककर कहा, अब तेरी बारी है राजू। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कांपते हाथों से ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन पैर ब्रेक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी ट्रक के शीशों में मुझे दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब ड्राइवर थे जो गुम हो गए थे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे और आंखें खाली। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोला और हाईवे पर कूद पड़ा। ठंडी हवा ने मेरा शरीर चीर दिया। मैं अंधेरे और कोहरे में दौड़ता चला गया। चारों तरफ परछाइयां ही परछाइयां थीं।
मुझे लग रहा था जैसे हर कदम पर कोई मुझे पकड़ने वाला है। मेरे कानों में उन सब की चीखें गूंज रही थीं। मैं लड़खड़ाया, गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं ट्रक के अंदर था, अकेला। इंस्पेक्टर कहीं नहीं था। ट्रक सन्नाटे में खड़ा था और घड़ी की सुइयां थम चुकी थीं। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। मैंने जेब में हाथ डाला तो मिट्टी और खून के धब्बे मिले। इसका मतलब था कि यह सब सच था। कुछ दिनों बाद पुलिस की रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि कालिया मारा गया, उसके कुछ साथी पकड़े गए, लेकिन गुम हुए ड्राइवरों का सच अधूरा रह गया। किसी ने यह नहीं लिखा कि उस हाईवे पर आज भी आत्माएं भटकती हैं। किसी ने यह नहीं लिखा कि इंस्पेक्टर का क्या हुआ। उस रात जब मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरा दिल थम गया। शीशे में मेरा चेहरा तो था, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही सावित्री। उसकी आंखों में ठंडी आग थी और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह अब भी खड़ी थी। मैं सन्न रह गया। मुझे समझ आ गया कि इस कहानी का अंत नहीं हुआ है, ये बस शुरुआत थी और शायद अगला शिकार मैं ही हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक दास्तान। एक ऐसा सफर जिसने हमें दिखाया कि हाईवे पर सिर्फ ट्रक और गाड़ियां ही नहीं, बल्कि कुछ अधूरी आत्माएं भी भटकती हैं। क्या सच में राजू यादव जी की आपबीती केवल डर का वहम थी, या फिर उस कोहरे में छिपा सच आज भी सड़कों पर घूम रहा है? ये सवाल आज भी अधूरा है और शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी इसी वक्त डार्क पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली बार आप किस तरह की सच्ची डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।